आज के लेक्चर में हम लोग टोटल 4 प्रमेय करने वाले हैं जो आपको प्रश्न संग्रह 2.1 में यूज होने वाले हैं। प्रश्न संग्रह 2.1 के लिए ऑलरेडी हमारा एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने सबसे पहले सीखा था पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, उसके बाद में हमने सीखा था पाइथागोरस के त्रिक, उसके बाद में 30, 60, 90 माप वाले त्रिभुज का गुणधर्म और 45, 45, 90 माप वाले त्रिभुज का गुणधर्म हमने सीखा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग टोटल 4 प्रमेय करने वाले हैं। टोटल 4 प्रमेय करेंगे जिसकी मदद से आप प्रश्न संग्रह 2.1 को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहला प्रमेय है समरूपता और समकोण त्रिभुज। समरूपता और समकोण त्रिभुज जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। आप इसको समकोण त्रिभुज की समरूपता का प्रमेय भी बोल सकते हो। समरूपता का प्रमेय भी बोल सकते हो। कोई डाउट है बेटा? ठीक है, सबसे पहला प्रमेय है समरूपता और समकोण त्रिभुज जिसको आप समकोण त्रिभुज की समरूपता भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब ये प्रमेय क्या कहता है चलिए देखते हैं। अब यहां पर क्या लिखा है बेटा, सबसे पहले ध्यान दो प्रमेय में क्या लिखा हुआ है। प्रमेय हमको दिया है समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींचे गए शीर्ष लंब से निर्मित दोनों त्रिभुज परस्पर तथा मूल समकोण त्रिभुज के समरूप होते हैं। यहां पर आपको प्रमेय में क्या दिया है, समकोण त्रिभुज में। किसमें बेटा? समकोण त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है बेटा? जिसमें 90 अंश का क्या होता है, एक कोण होता है। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? समकोण त्रिभुज। यदि समकोण त्रिभुज में अगर हम लोग कर्ण के ऊपर क्या डालेंगे बेटा? लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? लंब। तो अगर हम लोग देखो बेटा, कर्ण क्या होता है? 90 अंश की जो सम्मुख भुजा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक त्रिभुज बनाता हूं, ये त्रिभुज है, इसमें ये कोण कितना है बेटा? 90 अंश है। तो 90 अंश की जो सम्मुख भुजा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। समझ में आ रहा है? तो कर्ण पर अगर हम लोग एक शीर्ष लंब डालेंगे, क्या डालेंगे बेटा? शीर्ष लंब, जो इस बिंदु से जाएगा। यहां पर ये शीर्ष बिंदु है ना बेटा, शीर्ष बिंदु से कर्ण के ऊपर अगर हम लोग क्या डालते हैं बेटा? लंब डालते हैं, तो 2 त्रिभुज निर्मित होते हैं। पहला त्रिभुज और ये कौन सा त्रिभुज है बेटा? दूसरा त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज में कर्ण के ऊपर अगर आप शीर्ष लंब डालते हो तो 2 त्रिभुज क्या होते हैं बेटा? निर्मित होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या रहेंगे? समरूप रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा? समरूप। एक दूसरे के तो समरूप रहेंगे, उसके साथ ही ये मूल त्रिभुज के भी क्या होते हैं बेटा? समरूप होते हैं। मूल त्रिभुज मतलब ये ओरिजिनल त्रिभुज के क्या होंगे? समरूप। समझ में आ रहा है? कब होंगे? जब कर्ण के ऊपर अगर हम लोग क्या डालेंगे बेटा? लंब डालेंगे। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? तो यहां पर देखो मैंने डायग्राम पहले से बनाया, तो यहां पर इसका नाम दे दे तो बेटा, इसका नाम है बेटा ए बी और यहां पर क्या है बेटा? सी। ठीक है, और यहां पर मैं लिखता हूं बेटा डी। यहां पर हमने क्या किया है, इस त्रिभुज के अंदर ये 90 अंश है। क्या है बेटा? ये 90 अंश। ठीक है, 90 अंश की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। कर्ण के ऊपर हमने एक लंब डाला है। क्या डाला है बेटा? लंब। यहां पर देखो कर्ण एसी के ऊपर हमने लंब क्या डाला है बेटा? बीडी। बेटा ध्यान देना, यदि समकोण त्रिभुज में, किसमें बेटा? समकोण त्रिभुज में हम लोग कर्ण के ऊपर अगर लंब डालेंगे, कर्ण के ऊपर अगर हम लोग लंब डालेंगे तो क्या होगा? 2 त्रिभुज निर्मित होंगे। ये पहला त्रिभुज और ये कौन सा त्रिभुज बेटा? दूसरा त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के तो समरूप होंगे, साथ ही साथ ये मूल त्रिभुज के भी क्या होंगे बेटा? समरूप होंगे। कब होंगे? जब हम लोग कर्ण के ऊपर क्या डालेंगे? लंब। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है, यदि समकोण त्रिभुज में बीडी लंब है एसी के ऊपर, बीडी लंब है एसी के ऊपर, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये पहला त्रिभुज क्या है बेटा? ए डी बी।
त्रिभुज ए डी बी ये समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी, और ये जो दोनों त्रिभुज है वो किसके समरूप होंगे बेटा? ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के। ये तीनों त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब हम लोग समकोण त्रिभुज में क्या डालेंगे? कर्ण पे लंब डालेंगे। मतलब ये दत्त है और ये हमें क्या करना है बेटा? सिद्ध करना है। कोई डाउट है? समझ में आया? तीनों त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब हम लोग कर्ण के ऊपर क्या डालेंगे? लंब। समझ में आ रहा है? तो यहां पर सबसे पहले हम लोग दत्त में लिखेंगे बेटा, सब लोग ध्यान देना। यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले लिखेंगे दत्त। दत्त मतलब जो दिया है, हमें क्या दिया है कि ये जो त्रिभुज है ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है मतलब ये जो कोण बी है वो कितना है बेटा? 90 अंश है। कितना है? 90 अंश। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर कितना है बेटा? 90 अंश है। कितना है? 90 अंश है। कोई डाउट है? नो सर। और ये जो बी डी है वो किसके ऊपर लंब है? ए सी के ऊपर। रेख बी डी लंब है रेख ए सी के ऊपर। समझ में आ रहा है? और हमें सिद्ध क्या करना है बेटा? हमें सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज बी डी सी के, और ये समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के। ये हमें दत्त दिया है और ये हमें क्या करना है बेटा? सिद्ध करना है। बेटा याद रखना, अगर समकोण त्रिभुज में कर्ण पर अगर हम लोग क्या डालेंगे? शीर्ष लंब, तो दो त्रिभुज निर्मित होते हैं। दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या रहेंगे? समरूप, और उसी के साथ साथ वह मूल समकोण त्रिभुज के भी क्या होते हैं बेटा? समरूप होते हैं। यही है समकोण समरूपता और समकोण त्रिभुज, या फिर आप बोल सकते हो समकोण त्रिभुज की समरूपता का प्रमेय। कोई डाउट है? पक्का ना बेटा? चलो ठीक है। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा? सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे? सिद्ध। समझ में आ रहा है? फटाफट इसको सिद्ध कर देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। सो यहां पर तीसरा पॉइंट लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा? त्रिभुज एबीसी लेंगे। त्रिभुज एबीसी, सो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज एबीसी तथा दूसरा त्रिभुज लेंगे बेटा ए डी बी। त्रिभुज ए डी बी में अब हमने क्या किया बेटा? सबसे पहले मूल त्रिभुज के साथ, जो ओरिजिनल त्रिभुज है उसके साथ हमने कौन सा त्रिभुज लिया बेटा? ए डी बी। ये पहला त्रिभुज लिया है। कौन सा त्रिभुज बेटा? ये पहला त्रिभुज। समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम इन दोनों को क्या दिखाएंगे? समरूप दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? समरूप। और वो समरूप किस प्रकार से है देखिए जरा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर देखो ये जो BD है, BD किसके ऊपर लंब है बेटा? AC के ऊपर। मतलब यहां पर 90 अंश का क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? कोण। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ध्यान से देखो, ABC ये 90 अंश है, ADC ये कितना है बेटा? 90 अंश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं बड़े त्रिभुज की बात करूं तो कोण भी 90 अंश है। अगर मैं छोटे त्रिभुज की बात करूं तो कोण D कितना है बेटा? 90 अंश। प्रत्येक कोण कितना है बेटा? 90 अंश। मतलब संगत कोण क्या है बेटा? सर्वांगसम है। संगत कोण क्या है? सर्वांगसम है। तो यहां पर लिखेंगे कोण ABC। अब त्रिभुज ABC के अंदर ABC सर्वांगसम है। कोण बेटा यहां पर ध्यान देना, कोण ABC सर्वांगसम है। किसके सर्वांगसम है? कोण ADB के। और यहां पर लिखोगे प्रत्येक कोण 90 अंश के हैं। कितने अंश के बेटा? 90 अंश के। समझ में आ रहा है? और उसके बाद अगर हम लोग बात करें त्रिभुज ABC, अब ध्यान दो बेटा, त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज कौन सा बेटा? ये वाला है। दोनों में ये जो कोण है वो सामान्य है कि नहीं? ABC और ADB के अंदर
ये जो कोण ए है वो क्या है बेटा, सामान्य कोण है। क्या है बेटा, सामान्य कोण। तो यहां पर लिखेंगे कोण BAC सर्वांगसम है कोण DAB के। एक मिनट बेटा, DAB के। और यहां पर क्या लिखोगे बेटा, सामान्य कोण। क्या लिखोगे, सामान्य कोण। अब यहां पर देखो संगत कोण सर्वांगसम, संगत कोण सर्वांगसम। तो समरूपता की को कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADB के। और रीजन में लिखोगे समरूपता की कौन सी कसौटी बेटा, को कसौटी से। को कसौटी से। कोई डाउट है? नो सर। इसको एक काम करो बेटा, कथन 1 दे दो। कथन 1 समझ में आ रहा है? yes, अब आगे चलते हैं, आगे चले। yes, अब हमने क्या किया बेटा, सबसे पहला पॉइंट हमने क्या किया, ABC के साथ हमने किसको लिया, ADB को। अब हम लोग क्या करेंगे, ABC के साथ त्रिभुज ABC के साथ किसको लेंगे बेटा, BDC को, मतलब ये दूसरे त्रिभुज को। ये दोनों को भी हम लोग क्या दिखाएंगे, समरूप। क्या दिखाएंगे, समरूप। समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग ये दूसरे त्रिभुज को लेने वाले हैं, किसके साथ में बेटा, ABC के साथ में। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDC में अब क्या होगा, ध्यान से देखिए। अब यहां पर ध्यान से देखो बेटा, ABC तथा BDC के अंदर ये कोण B कितना है बेटा, 90 अंश है। और ये कोण D कितना है बेटा, 90 अंश। प्रत्येक कोण कितना है बेटा, 90 अंश है। तो यहां पर लिखेंगे कोण ABC के अंदर कोण ABC बराबर कितना है, 90 अंश। तो यहां पर लिखेंगे कोण ABC सर्वांगसम होगा कोण किसके बेटा, BDC के। और रीजन में क्या लिखोगे बेटा, प्रत्येक कोण 90 अंश। कोई डाउट है? नो सर। अब यहां पर देखो त्रिभुज ABC ये वाले त्रिभुज में, और दूसरा त्रिभुज क्या है बेटा, BDC ये वाले त्रिभुज में कोण C सामान्य है। कोण C क्या है बेटा, सामान्य है। तो यहां पर क्या लिखोगे बेटा, सबसे पहले लिखोगे कोण ACB सर्वांगसम है कोण B। देखो बेटा ACB बड़े त्रिभुज में कौन सी है ना बेटा, ACB किसके सर्वांगसम होगा, कौन, BCD के। छोटा त्रिभुज है ना, पहला बड़ा त्रिभुज है और दूसरा कौन सा है, छोटा त्रिभुज। तो बड़े त्रिभुज के लिए हमने क्या लिखा, ACB, और छोटे त्रिभुज के लिए BCD। कौन तो यही आ रहा है ना, तो यहां पर लिखेंगे BCD, समझा। और यहां पर लिखोगे सामान्य कोण। क्या लिखोगे, सामान्य कोण। कोई डाउट है? नो सर। संगत कोण सर्वांगसम। तो समरूपता की को कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज BDC के। और यहां पर रीजन में लिखोगे बेटा समरूपता की को कसौटी से। समझ में आया? और इसको हम क्या करेंगे, कथन 2 देंगे। कथन 2 समझ में आ रहा है? अब कथन 1 को देखो और कथन 2 को देखो। त्रिभुज ABC समरूप है ADB के, और यहां पर त्रिभुज ABC किसके समरूप है, BDC के। अब यहां पर देखो ADB किसके समरूप है, ABC के। ये छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप है, और यहां पर ये छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप है। मतलब दोनों त्रिभुज किसके समरूप है, ABC के। यहां पर देखो ABC, ध्यान से देखो बेटा, ये जो त्रिभुज ABC है वो किसके समरूप है, ADB के। और यहां पर ABC ये किसके समरूप है, BDC के। ये जो दोनों त्रिभुज है वो त्रिभुज ABC के क्या है बेटा, समरूप है। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर। सीखा है ना बेटा इक्वेशन में। तो यहां पर देखो
छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप है, ये छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप है, मतलब ये दोनों त्रिभुज भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे कथन 1 तथा 2 से। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कथन 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। अब देखो बेटा, त्रिभुज एबीसी समरूप है एडीबी के, त्रिभुज एबीसी समरूप है बीडीसी के, ये त्रिभुज एबीसी के समरूप है, ये त्रिभुज एबीसी के समरूप है, मतलब ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे, समरूप। इसका मतलब ये है त्रिभुज एडीबी, एडीबी त्रिभुज एडीबी किसके समरूप होगा, त्रिभुज बीडीसी के, त्रिभुज बीडीसी के। समझ में आ रहा है? Yes, और इसको एक काम करो, कथन 3 दे दो, कथन 3। पहले कथन में क्या है, छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप है, दूसरे कथन में क्या है, ये छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप है, और तीसरे कथन में क्या है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, मतलब ये तीनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है बेटा, समरूप है कथन 1, 2 तथा 3 से। कोई डाउट है? तो यहां पर लिखेंगे कथन, एक मिनट, कथन 1, 2 तथा 3 से, 1, 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा बेटा, त्रिभुज एडीबी, एडीबी समरूप होगा त्रिभुज बीडीसी के, त्रिभुज बीडीसी के, और ये किसके समरूप होगा, त्रिभुज एबीसी के, त्रिभुज एबीसी के। और यही हमें क्या करना था बेटा, सिद्ध करना था। कोई डाउट है? फटाफट इस प्रमेय को लिख दो बेटा, फटाफट, ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अब हम लोग दूसरा प्रमेय करेंगे जिसका नाम है ज्यामितीय माध्य का प्रमेय। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रमेय हमसे क्या कहना चाहता है। तो यहां पर देखिए बेटा, दूसरा प्रमेय है ज्यामितीय माध्य का प्रमेय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो प्रमेय में क्या लिखा है जरा ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज में शीर्ष बिंदु से कर्ण पर खींचा गया लंब रेखाखंड कर्ण द्वारा विभाजित होने वाले रेखाखंडों का ज्यामितीय माध्य होता है। यहां पर आपको प्रमेय में क्या दिया बेटा, समकोण त्रिभुज में अगर हम लोग शीर्ष बिंदु से कर्ण के ऊपर क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, कर्ण के ऊपर क्या डालेंगे, लंब। प्रमेय में हमको क्या दिया है, यदि समकोण त्रिभुज में, यदि समकोण त्रिभुज में कर्ण के ऊपर, समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण के ऊपर हम लोग अगर शीर्ष लंब डालते हैं तो वो जो शीर्ष लंब होता है वो ज्यामितीय माध्य होता है। क्या होता है बेटा, ज्यामितीय माध्य। किसका ज्यामितीय माध्य होगा, अब यहां पर ये जो रेखाखंड है ये क्या करेगा, इस कर्ण को दो भागों में क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, तो जो दो भाग बनेंगे, जो दो भाग बनेगा उसी का ये रेखाखंड क्या होता है, ज्यामितीय माध्य होता है। समझ में आ रहा है? yes, अब एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं इसको नाम दे देता हूं, त्रिभुज ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी क्या है बेटा, समकोण त्रिभुज है। और यहां पर ये जो बी डी है क्या है बेटा, बी डी, बी डी लंब है एसी के ऊपर, बी डी लंब है बेटा किसके ऊपर, एसी के ऊपर, बी डी एसी के ऊपर लंब है। ठीक है, तो ये जो लंब हमने डाला है, ये जो शीर्ष लंब हमने डाला है, ये ज्यामितीय माध्य होता है। किसका ज्यामितीय माध्य होगा बेटा, एडी और डीसी का। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब हम लोग लंब डालेंगे तो कर्ण का दो भाग बन जाएगा। कितना भाग बनेगा, दो। तो जो तो दो भाग बनेगा उसी का ये क्या होता है, ज्यामितीय माध्य होता है। ज्यामितीय माध्य होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोग बीडी का वर्ग निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, एडी गुणे डीसी, एडी गुणे डीसी। समझ में आ रहा है? मतलब इन दोनों का गुणा करोगे तो इन दोनों का जो गुणा करोगे उसका आंसर किसके बराबर आएगा, बीडी के वर्ग के बराबर आएगा। समझ में आ रहा है? आपको प्रमेय में क्या दिया है बेटा, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में अगर हम लोग कर्ण के ऊपर शीर्ष लंब डालते हैं तो वो जो शीर्ष लंब होता है कर्ण द्वारा विभाजित रेखाखंडों का क्या होता है, ज्यामितीय माध्य होता है। इसका मतलब बीडी का वर्ग किसके बराबर होगा, एडी गुणे डीसी, एडी गुणे डीसी। समझ में आ रहा है? और दत्त में हमें क्या दिया है कि ये जो बीडी है वो किसके ऊपर लंब है बेटा, एसी के ऊपर।
समझ में आ रहा है बेटा? याद रखना, यदि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यदि समकोण त्रिभुज ए बी सी में बीडी लंब है एसी के ऊपर, तो क्या हो जाएगा बेटा? तो ये जो बीडी है वो किसका ज्यामितीय माध्य होगा? एडी और डीसी का। इसका मतलब बीडी का वर्ग बराबर किसके आएगा? एडी गुणे डीसी के, एडी गुणे डीसी के। समझ में आ रहा है? यदि ऐसा होगा देन ऐसा होगा। समझ में आ रहा है? यदि बीडी लंब है एसी के ऊपर तो क्या होगा? बीडी का वर्ग किसके बराबर होगा? एडी गुणे डीसी के। समझा? यस सर। तो दत्त में जो हमें दिया है फटाफट लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दत्त में हमें क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर कितना है बेटा? 90 अंश है। त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी कितना है बेटा? 90 अंश है। उसके बाद में रेख बीडी लंब है रेख किसके ऊपर बेटा? एसी के ऊपर। ठीक है, और हमें साध्य क्या करना है? हमें साध्य करना है बीडी का वर्ग बराबर होता है एडी गुणे में डीसी। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए बेटा अभी उपपत्ति लिखते हैं इसके लिए। उपपत्ति में उसका पूरा सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर 90 अंश है तथा रेख बीडी लंब है रेख किसके ऊपर बेटा? एसी के ऊपर। ये दोनों मुझे कहां से मिला बेटा? दत्त से। कहां से मिला? दत्त से। कोई डाउट है? अगर समकोण त्रिभुज एबीसी में बीडी लंब है कर्ण एसी के ऊपर तो क्या होगा? ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज एक दूसरे के क्या होगा बेटा? समरूप होगा। अभी हमने प्रमेय किया है। अगर समकोण त्रिभुज में अगर हम लोग कर्ण के ऊपर लंब डालते हैं तो जो दो छोटे त्रिभुज निर्मित होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? समरूप होते हैं। और वो मूल त्रिभुज के भी क्या होते हैं बेटा? समरूप होते हैं। अभी हमने देखा है समकोण त्रिभुज की समरूपता। समझ में आ रहा है? उसमें क्या होगा बेटा? अगर बीडी लंब होगा कर्ण एसी के ऊपर तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे बेटा? समरूप होंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए डी बी ये जो त्रिभुज है वो किसके समरूप होगा? बी डी सी के। समझ में आ रहा है? तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी के, बी डी सी के। और यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज की समरूपता से। समझा बेटा? कोई डाउट है? अच्छा एक बात बताओ, अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे, अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। किया है ना बेटा हमने ये फर्स्ट चैप्टर में किया है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे संगत भुजाओं का अनुपात एडी के बट्टे में लिखेंगे बीडी, एडी बट्टे बीडी बराबर होगा डीबी लिखो या बीडी लिखो। ठीक है, डीबी लिखो या बीडी लिखो। ठीक है, तो यहां पर मैं बीडी लिखता हूं, बीडी बट्टे डीसी बराबर होगा ए बी बट्टे बीसी, ए बी बट्टे बीसी। समझ में आ रहा है? और यहां पर हम लोग लिखेंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। कोई डाउट है? अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा? यहां पर देखो, अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो हमें बीडी का वर्ग मिल जाएगा। तो इन दोनों को ले लो आप, ए डी बट्टे बी डी बराबर हो जाएगा बी डी बट्टे डी सी। एक काम करो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ए डी इंटू डी सी क्या हो जाएगा? ए डी इंटू डी सी बराबर बी डी इंटू बी डी क्या हो जाएगा? बी डी का वर्ग। राइट वाले को लेफ्ट में लिखो, लेफ्ट वाले को राइट में। तो बी डी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए डी गुणे में डी सी। और यही हमें क्या करना था बेटा? सिद्ध करना था। समझ में आ रहा है? तो याद रखना, अगर समकोण त्रिभुज में कर्ण के ऊपर अगर हम लोग कोई शीर्ष लंब खींचते हैं तो वो जो शीर्ष लंब होता है
वो ज्यामितीय माध्य होगा। किसका ज्यामितीय माध्य होगा? कर्ण के जो दो भाग बनेंगे उनका। समझ में आ रहा है? इसका मतलब BD का वर्ग बराबर होगा AD गुणे में DC। कोई डाउट है? फटाफट इसको नोट डाउन कर लो बेटा। अब हम करेंगे तीसरा प्रमेय, जिसका नाम है पाइथागोरस का प्रमेय। तो देखते हैं कि प्रमेय क्या कहना चाहता है। तो देखिए बेटा, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब ये प्रमेय क्या बोलता है बेटा, मालूम है क्या? समकोण त्रिभुज में, अगर कोई त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है बेटा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना होता है बेटा? 90 अंश होता है। और 90 अंश की जो सम्मुख भुजा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण है। तो ये प्रमेय क्या बोलता है बेटा? समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज है बेटा? समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम है बेटा A, B और C। ठीक है, अब यहां पर 90 अंश की जो सम्मुख भुजा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण। क्या बोलेंगे बेटा? कर्ण। समझ में आ रहा है? यस सर। और यहां पर ये पहली भुजा और ये दूसरी भुजा। समझ में आ रहा है? तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर होता है पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब यहां पर देखो, कर्ण क्या है इस त्रिभुज के अंदर? AC। तो AC का वर्ग बराबर होगा पहली भुजा का वर्ग, मतलब AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। किसका वर्ग बेटा? BC का वर्ग। समझ में आ रहा है? यस सर। कब होगा? जब यह त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। मतलब इसमें ये जो कोण है वो कितना अंश का है बेटा? 90 अंश का है। ठीक है, यस सर। समझ में आया? यस सर। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दत्त। दत्त में हमें क्या दिया है कि ये जो त्रिभुज है वह समकोण त्रिभुज है। इसका नाम लिख देते बेटा, त्रिभुज A, B और C। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर कितना है? 90 अंश। कितना है बेटा? 90 अंश। 90 अंश है मतलब ये समकोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है बेटा? समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यस सर। उसके बाद में साध्य। हमें सिद्ध क्या करना है बेटा? AC का वर्ग बराबर होता है AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग। ये हमें क्या करना है बेटा? सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए हमें एक रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रचना। अब रचना के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कर्ण के ऊपर एक लंब डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? लंब। ठीक है, तो लंब का नाम हम लोग देंगे BD। त्रिभुज के अंदर हमने BD लंब खींचा AC के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो यहां पर लिखेंगे रचना। एक रचना करनी पड़ेगी हमें। रचना रेख, एक मिनट, रेख BD लंब रेख AC पर इस प्रकार खींचा कि, इस प्रकार खींचा कि A डैश D डैश C, ये तीनों क्या है बेटा? एक रेखीय है। इस प्रकार से खींचा। समझा? अब इसको हम सिद्ध करेंगे, उपपत्ति। चलिए बेटा इसको अभी हम लोग सिद्ध करते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये जो कोण B है वो 90 अंश का है। कोण B कितना है? 90 अंश। 90 अंश मतलब ये समकोण त्रिभुज है। बराबर है कि नहीं? तो यहां पर लिखेंगे कोण ABC बराबर कितना है? 90 अंश। ये मुझे कहां से मिला? दत्त से। कहां से मिला? दत्त से। तथा रेख BD लंब है रेख AC के ऊपर। ये हमें कहां से मिला? रचना से। कहां से मिला? रचना से। रचना में किया है ना बेटा?
ये जो BD है वो किसके ऊपर लंब है? AC के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखो, ये पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज और ये जो ओरिजिनल त्रिभुज है, ये तीनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे? एक दूसरे के क्या होंगे बेटा? समरूप होंगे। समझ में आ रहा है? सबसे पहला प्रमेय हमने किया था समरूपता और समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की समरूपता का प्रमेय। अगर समकोण त्रिभुज में कर्ण के ऊपर लंब डालेंगे तो क्या होगा? जो दो त्रिभुज निर्मित होते हैं वो एक दूसरे को तो समरूप होंगे, उसी के साथ साथ वो मूल त्रिभुज के भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये जो BD है वो किसके ऊपर लंब है? AC के ऊपर। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADB के। ये जो त्रिभुज ABC है वो किसके समरूप होगा? ADB के। और ये जो त्रिभुज है ये किसके ऊपर, किसके साथ समरूप होगा बेटा? BDC के, BDC के। ये तीनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे बेटा? समरूप होंगे। समझ में आ रहा है? और यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज की समरूपता से। कोई डाउट है? नो सर। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं अभी। चलो, अब सबसे पहले आपको क्या करना है? इन दोनों त्रिभुज को लेना है। त्रिभुज ABC के साथ में छोटा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC के साथ में ये पहला त्रिभुज लेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या बेटा? सबसे पहले वही करेंगे। त्रिभुज ABC के साथ में किसको लेंगे बेटा? ये छोटे त्रिभुज को। सो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADB के। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। कोई डाउट है? नो सर। तो यहां पर लिखेंगे AB बट्टे AD बराबर BC बट्टे DB को या BD को, BC बट्टे DB लिख सकते हो बेटा, एक मिनट, DB बराबर AC बट्टे AB। कोई डाउट है? नो सर। और यहां पर लिखेंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। कोई डाउट है? पक्का ना बेटा? यस सर। चलो आगे चलते हैं अभी। अब यहां से हमें क्या मिलेगा बेटा? देखो यहां पर भी AB है और यहां पर AB है, तो यहां से हमें AB का वर्ग मिलेगा। इसको ले लो और इसको ले लो, इसका कोई काम नहीं है। समझ में आ रहा है? इसका कोई भी काम नहीं है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे AB बट्टे AD बराबर AC बट्टे में क्या होगा? AB। कोई डाउट है? अब जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB का वर्ग मिलेगा। किसका वर्ग मिलेगा? AB का। तो यहां पर देखिए AB का गुणा करेंगे AB के साथ तो आ जाएगा AB का वर्ग बराबर AC इंटू AD। कोई डाउट है? इसको एक काम करेंगे, कथन 1 देंगे, कथन 1। समझा? यस सर। और इसी प्रकार त्रिभुज ABC के साथ में हम किसको लेंगे? त्रिभुज BDC को, और संगत भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। समझा? तो यहां पर लिखेंगे इसी प्रकार ध्यान से देखिए बेटा, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज BDC के। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो यहां पर देखिए AB बट्टे BD बराबर होगा BC बट्टे DC बराबर AC बट्टे BC। और यहां पर लिखेंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। कोई डाउट है? अब ध्यान से देखिए,
यहां पर हमें, यहां पर देखिए इन दोनों को ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे BC का वर्ग मिलेगा। तो यहां पर लिखेंगे BC बट्टे DC बराबर AC बट्टे BC। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। हाँ ध्यान से देखिए, अभी BC इंटू BC, BC का वर्ग बराबर AC इंटू DC, AC इंटू DC। इसको हम करेंगे कथन 2। समझ में आ रहा है? यस सर। कथन 1 और कथन 2 दोनों को जोड़ दो। कथन 1 तथा कथन 2 को जोड़ने पर, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, ये इतना कंप्लीट हो गया। यस सर। इसके बाद उसको लिखना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है, यस सर। कथन 1 तथा कथन 2 को जोड़ने पर, अब ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्लस होगा और राइट हैंड साइड के साथ प्लस होगा। तो यहां पर देखो AB का वर्ग प्लस होगा किसके साथ बेटा? BC के वर्ग के साथ, बराबर AC इंटू AD प्लस यहां पर क्या है? AC इंटू DC। कोई डाउट है? अब यहां पर ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो बेटा, अभी बस सॉल्व हो गया। AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर AC यहां पर भी है और AC यहां पर भी है, दोनों में AC कॉमन है ना बेटा? तो AC को हम क्या करेंगे? बाहर ले लेंगे ब्रैकेट में, AC बाहर गया, यहां पर क्या बचेगा? AD प्लस यहां पर क्या बचेगा? DC। कोई डाउट है? अब यहां पर देखो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर AC गुणे AD प्लस DC। अब ध्यान से देखिए, AD प्लस DC, डायग्राम में देखो, AD प्लस DC, AD प्लस DC दोनों को प्लस करेंगे तो किसका मान आएगा? AC का, है कि नहीं? यस सर। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे, ध्यान से देखिए बेटा, AD प्लस DC, इसका मान क्या हो जाएगा? AC। और यहां पर लिखोगे, ऐसा हमने क्यों किया? A डैश D डैश C, क्योंकि ये तीनों क्या है बेटा? एक रेखीय है। अब आगे देखिए, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर AC इंटू AC होता है AC का वर्ग। ठीक है, राइट वाले को लेफ्ट में लिखो, लेफ्ट वाले को राइट में। तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, और यही हमें सिद्ध करना था। कर्ण का वर्ग बराबर होता है पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग। समझ में आ रहा है? यस सर। इस तरह से इसको सिद्ध करना था। ठीक है, यस सर। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। यस सर। अब हम करेंगे चौथा प्रमेय, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। अभी जो हमने प्रमेय किया था पाइथागोरस का प्रमेय, उसी का जस्ट ये अपोजिट प्रमेय है, उसी का विलोम है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस प्रमेय में क्या दिया है? पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज होता है। इसके पहले जो हमने प्रमेय किया था उसके अंदर क्या था? यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, और यहां पर उसी का जस्ट क्या है बेटा? अपोजिट है। इस प्रमेय में क्या है बेटा? यदि किसी त्रिभुज में, ध्यान से देखिए बेटा, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। अब ध्यान से देखिए बेटा, त्रिभुज ABC में यदि एक भुजा का वर्ग, मतलब AC का वर्ग बराबर है पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अगर त्रिभुज ABC के अंदर एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है तो ये जो त्रिभुज है यह कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। कब होगा? जब एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा तब। समझ में आ रहा है? मतलब यदि ऐसा होगा
तो ये जो त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। कोई डाउट है? तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। अभी ध्यान से देखिए, सबसे पहले लिखेंगे दत्त। दत्त में हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में AC का वर्ग, एक भुजा का वर्ग किसके बराबर है? अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। ठीक है, तो ये हमें दत्त में दिया है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, और हमें सिद्ध करना है। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है बेटा? कि कोण ABC यह कितना अंश है बेटा? 90 अंश है। अगर ये 90 अंश है तभी तो ये क्या होगा बेटा? समकोण त्रिभुज होगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हमें सिद्ध करना है कि कोण ABC ये कितने अंश है बेटा? 90 अंश है, तब ये कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। समझ में आ रहा है? पाइथागोरस के प्रमेय में हमने क्या किया था? ये 90 अंश है तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। यहां पर क्या करना है? अगर AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग है प्लस BC का वर्ग है तो क्या हो जाएगा? ये 90 अंश का हो जाएगा। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहां पर हमें सिद्ध करना है कोण ABC बराबर 90 अंश। कोई डाउट है? नो सर। अब इसके लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी। इसके लिए हम एक रचना करेंगे, और रचना क्या होगा? हमको एक त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है बेटा? त्रिभुज। हम यहां पर एक त्रिभुज की रचना करेंगे, और त्रिभुज की रचना इस प्रकार से करेंगे कि ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजा क्या होगी बेटा? बराबर होगी। ये भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों भुजा क्या होगी बेटा? बराबर होगी। समझ में आ रहा है? और ये जो कोण है वो कितने अंश का होगा बेटा? 90 अंश का। और ये दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद अगर ये 90 अंश है तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? एक रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना। और रचना में हम लोग क्या करेंगे? एक त्रिभुज की रचना करेंगे जिसका नाम क्या है बेटा? PQR। समझ में आ रहा है? तो हम लोग त्रिभुज PQR की रचना करेंगे, और इस प्रकार से करेंगे कि ये जो PQ है वो किसके बराबर होगा? AB के। QR किसके बराबर होगा? BC के। ठीक है, और ये जो कोण Q है वो कितना होगा बेटा? 90 अंश। और ये दोनों त्रिभुज को अगर हम लोग सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे, अगर दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया तो ये 90 अंश है, तो ये संगत कोण भी कितना हो जाएगा? 90 अंश। तो सिद्ध हो गया ना बेटा? वही हमको करना है। ठीक है, स्टार्ट करें। तो यहां पर लिखेंगे रचना। ठीक है, त्रिभुज PQR इस प्रकार खींचा कि PQ बराबर है AB के, और QR किसके बराबर है? BC के, तथा कोण PQR ये कितना है बेटा? 90 अंश है। कोई डाउट है? पक्का ना बेटा? तो चलिए बेटा अभी इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर शुरुआत कहां से करेंगे उत्पत्ति की बेटा? इस त्रिभुज से, क्योंकि इसमें तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, जो रचना की है उसी से शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखना अभी, उपपत्ति। ध्यान से देखना अभी, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में ये जो कोण Q है, कोण Q कितना है बेटा? 90 अंश। कोण PQR बराबर कितना है बेटा? 90 अंश। ये हमें कहां से मिला बेटा? रचना से। कहां से मिला? रचना से। कोई डाउट है? अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर ये 90 अंश है तो क्या इसमें हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय से क्या हो जाएगा बेटा? पाइथागोरस के प्रमेय से PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग। समझ में आ रहा है बेटा? कोई डाउट है? पक्का ना बेटा? ध्यान से देखिए, उसके बाद PR का वर्ग बराबर, अब ये जो PQ है ध्यान से देखिए,
पी क्यू किसके बराबर है, ए बी के। तो पी क्यू की जगह क्या मैं ए बी नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। तो यहां पर लिखेंगे ए बी का वर्ग प्लस क्यू आर किसके बराबर है, बी सी के। तो क्यू आर की जगह पे क्या लिखेंगे, बी सी, तो बी सी का वर्ग। ऐसा हमने क्यों किया बेटा, रचना से, रचना से, क्योंकि हमें रचना में दिया है कि पी क्यू बराबर है ए बी के और क्यू आर बराबर है बी सी के। समझ में आ रहा है। अब यहां पर ध्यान से देखना, पी आर का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ये किसके बराबर है बेटा, ए सी के वर्ग के। समझ में आ रहा है। तो ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ए सी का वर्ग। तो यहां पर लिखेंगे ए सी का वर्ग। ये वर्ग मुझे चाहिए क्या, नहीं। तो यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर। तो यहां पर वर्ग क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये जो पी आर है वो किसके बराबर होगा बेटा, ए सी के। और यहां पर लिख सकते हो बेटा, दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों में वर्गमूल करने, वर्गमूल करने पर। कोई डाउट है? अब ध्यान से देखना बेटा, ये जो पी आर है वो किसके बराबर हो गया, ए सी के। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। क्या हो जाएंगे बेटा, सर्वांगसम। कैसे सर्वांगसम होंगे, ध्यान से देखना बेटा। ये जो ए बी है किसके बराबर है, पी क्यू के। कहां से बेटा, रचना से। ये जो बी सी है वो किसके बराबर है, क्यू आर के। कहां से बेटा, रचना से। उसके बाद ये जो ए सी है वो बराबर है बेटा पी आर के। अभी अभी हमने सिद्ध किया है। संगत भुजा सर्वांगसम, संगत भुजा सर्वांगसम, संगत भुजा सर्वांगसम। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएगा, एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएगा। और जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके संगत कोण भी क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। समझ में आ रहा है। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सर्वांगसम सिद्ध करेंगे अभी। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। अब ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, ए बी बराबर है पी क्यू के, ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के, बी सी बराबर है क्यू आर के। ये दोनों हमें कहां से मिला बेटा, रचना से। कहां से मिला, रचना से। कोई डाउट है? और ए सी बराबर है पी आर के, ए सी बराबर है पी आर के। किसके बेटा, पी आर के। अच्छे से लिख देता हूं, ए सी बराबर है, एक मिनट, ए सी बराबर है पी आर के। कहां से मिला बेटा, कथन एक से, कथन एक से। इसको कथन एक दे दो, ठीक है। यहां पर लिखेंगे कथन एक से, कथन एक से। तो यहां पर देखो सर्वांगसमता की, भुजा 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 कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। तो यहां पर लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। और यहां पर लिखेंगे सर्वांगसमता की, सर्वांगसमता की भुजा 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 कसौटी से। कोई डाउट है? पक्का ना बेटा? अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये अगर 90 अंश है बेटा, ध्यान से देखना, ये अगर 90 अंश है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, कोण ए बी सी, ए बी सी किसके बराबर होगा, कौन, ए पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। और दोनों का मान कितना बेटा, 90 अंश। समझ में आ रहा है। और यहां पर रीजन में लिख देना बेटा, सर्वांगसम, एक मिनट, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण, संगत कोण भी एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, सर्वांगसम होते। इसलिए कोण ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। और यही हमें क्या करना था बेटा, सिद्ध करना था। समझ में आया? फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए।